हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद पीजीटी का भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ हरियाणा टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए। तो वैसे तो साहित्य का जो भाग है, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी साहित्य पूछा जाता है, चाहे वो केवीएस हो, DSSB हो, एनवीएस हो, हरियाणा हो, किसी भी ऑल टेट एग्जाम के लिए साहित्य महत्वपूर्ण है। और जो नेट एग्जाम है उसके लिए बच्चों बस जो है रचनाएं क्रम से लगानी आ जाती हैं या फिर उनके जो सन पूछ लिए जाते हैं, तो बस इतना सा फर्क है। बाकी ये वीडियो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, यानी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने एक भाग डाल दिया है इसका कि जो केवीएस डिपार्टमेंट का टीजीटी का हुआ था, हिंदी का एक भाग मैंने डाल दिया है। दूसरा भाग हम शुरू कर रहे हैं। तो जिस बच्चे ने वो पहला भाग नहीं देखा है, इसके देखने के बाद आप वो भी देख लेना। तो अभी चलो शुरुआत करते हैं। मैंने 70 तक क्वेश्चन उसमें करवा दिए हैं। अब हम 71वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो मैं हमेशा आपको बता देती हूँ कि यह है नहीं है, पहले आप इसको अंडरलाइन करेंगे। तो कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, तो आपको इसमें बतानी है। देखिए, श्रवण किरण है, हिमतिंडी हिमकृतिनी, वेणु लोक गूंजे धरा। तो बेटा इसमें श्रवण किरण जो माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, तो ये किसकी है? ये पंत की रचना है, यानी सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को निम्नलिखित में से जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एक भारतीय आत्मा। और राष्ट्रकवि की मैं बात करती हूँ, आप सभी जानते हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, जो बच्चा चैनल पर नया आया है और जो केवीएस नहीं, केवीएस के तो एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं, जो हरियाणा टीजीटी पीजीटी ने किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कंटिन्यू आपकी क्लास अभी थोड़ी सी मैंने क्लास कम डाली है, मैं इसमें मानती हूँ, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहने वाली है। मैंने 50 प्रश्नों की सीरीज चला रखी थी, आदिकाल की मैंने पूरी वीडियो डाल दी है, भक्ति काल की शुरुआत कर रखी है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं अब चाहती हूँ कि अभी आपका एग्जाम नज़दीक है, तो मैं 70 क्वेश्चन की सीरीज चलाना चाहती हूँ और इसके साथ ही कुछ मैं ओरल भी करवाऊंगी, यानी आपके 100 क्वेश्चन मैं डेली करवाने की सोच रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखना कि वीडियो हम छोटी लेकर आएँ या फिर मैराथन क्लास लेकर आएँ। आपकी क्या राय है, आप अवश्य इसमें लिखना। जैसा आप चाहेंगे हम उसी प्रकार से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूरदास की कविताओं के बारे में सही नहीं है? भाई, सूरदास की विशेषताएं इनमें से 3 होगी और एक जो है उनकी रचनाओं की विशेषता नहीं होगी, यानी कविता रचना जो भी है। सूरदास की कविता में ब्रज भाषा निखार रूप में मिलता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई सूरदास की जो है रचनाओं में ब्रज भाषा की तो ये कवि थे ही। उनकी कविता चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है, ये भी बात सही है। सूरदास ने वात्सल्य का वर्णन तो क्या पर मानव प्रेम की गौरव गाथा का वर्णन न कर सके, ये बात बिल्कुल गलत है। भाई उन्होंने मानव प्रेम की गौरव गाथा का भी वर्णन किया है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा और ये सही नहीं है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये श्रृंगार यहाँ पर गलत दिया गया है। श्रृंगार आपका ऐसे आएगा, श्रृंगार, तो ये पेपर में भी ये श्रृंगार गलत है। आप ऐसा श्रृंगार नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ रे दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो रे होता है, कभी भी रे के नीचे री की मात्रा नहीं आती है, तो इसलिए श्रृंगार लिखा है ना, इसमें श्रृंगार बेटा ऐसे आएगा, श्रृंगार। कई बहुत बार सुदर्शन में पूछा जाता है, तो ये श्रृंगार जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये गलत है, क्योंकि रे के नीचे कभी भी री की मात्रा नहीं आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कौन सी रचना देव द्वारा लिखित नहीं है? तो देव द्वारा लिखित नहीं है भवानी प्रसाद, रूप मंजरी, भाव विलास, रस विलास। तो देखना यहाँ पर जो है
कौन सी रचना देव द्वारा रचित नहीं है? तो रूप मंजरी जो है जो ये देव द्वारा रचित नहीं है। भवानी विलास भी देव की रचना है, भाव विलास भी, रस विलास। तो रूप मंजरी किसकी है बेटा? रूप मंजरी नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की। देखिए बच्चों, जो मैं अपने मौखिक रूप से जो आपको करवाती हूँ, वो मौखिक रूप से करवाने वाली रचना बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये सामने दिखाई नहीं देता, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो कुछ रचनाएं इसके इर्द गिर्द ऐसी होती हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो रचनाएं आपको अवश्य करवाऊँ, कहीं बच्चे उससे वंचित ना रह जाएं, तो इसलिए मैं वो भी करवाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई इनमें से कौन सा सही नहीं है? 3 तो इसमें सही होंगे, 1 नहीं होगा। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। रीतिकालीन कवि यानी बड़े दरबारी और आश्रयदाताओं का गुणगान किया है। रीतिकालीन काव्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये भी। देव ने दरबारी संस्कृति का चित्रण नहीं किया, नहीं भाई, यही इसका गलत हो जाएगा, यही इसका उत्तर आएगा। देव ने दरबारी चित्रण का बिल्कुल वर्णन किया, क्योंकि कोई भी वंचित वहाँ से नहीं रहा है। अलंकारिकता श्रृंगारिकता के देव के काव्य की प्रमुख विशेषता है, बिल्कुल सही है ये भी। ये फिर श्रृंगारिकता गलत दिया गया है, इसके में रे की मात्रा नहीं आएगी। ये देख लो, पेपर बनाने वाले भी गलती कर देते हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की आपको रचना देखनी है। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो इसका आएगा चित्राधार, जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों ये कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं कि मैम एनसीईआरटी टीजीटी हिंदी में, टीजीटी जो हरियाणा का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछी जाएगी या नहीं। हरियाणा स्क्रीनिंग टीजीटी एग्ज़ाम की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो देखो बेटा, उसमें जो है लास्ट में पद्य और गद्य दिया गया है। वैसे स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए ये हरियाणा है। वैसे तो आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुक पढ़नी है, लेकिन अगर आप चाहते हो, वैसे साहित्य का भाग भी दिया है। तो मेरा जहाँ तक, मैं अपनी व्यक्तिगत जो राय बता रही हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो है एनसीईआरटी का ये भाग देंगे तो ज़रूर, बिल्कुल तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तो है। क्योंकि हरियाणा है, कहीं एनसीईआरटी डालेंगे, कहीं जो है कि व्याकरण डालेंगे, कहीं साहित्य डालेंगे। तो ये लगा लो आप, कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ज़रूर देंगे, 15 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। तो आपको वैसे 6ठी से 10वीं तक तो पढ़नी है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं और कहीं और से स्कोर ज़्यादा करूँ, आपको टाइम ज़्यादा लगे, तो कम से कम 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। और बाकी मैं जब, क्योंकि जो पहले ज़्यादा भाग आएगा, जैसे व्याकरण ज़्यादा पूछी जाएगी, साहित्य ज़्यादा पूछा जाएगा, तो पहले मैं वो भाग करवा रही हूँ। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो मैं पहले ये कंप्लीट होते ही एनसीईआरटी की भी मैराथन क्लास लेकर आऊँगी, जल्दी जल्दी आपकी करवा दूँगी। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना नहीं है, ये देखना है आपको। तो यहाँ रहेगा युग धारा, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। अब निराला की रचना कैसे याद करोगे? कुकुरमुत्ता तो आपने पढ़ा है, कुकुरमुत्ता। और परिमल भी है। नए पत्ते कैसे होते हैं? निराले होते हैं। नए पत्ते कैसे होते हैं? निराले होते हैं, ऐसे आप उसको याद कर लोगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर में कवि जनजीवन वाले। उपयुक्त पंक्ति में किस प्रकार की किसकी रचना है? भाई किस रचनाकार की रचना है? तो ये 78 का क्वेश्चन आपको देखना है, किसकी रचना है? तो ये रहेगा आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नागार्जुन की रचना नहीं है। भूरी भूरी खाक की धूल, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोर्स सतरंगे पंखों वाली। तो इसमें आपका आंसर रहेगा भूरी भूरी खाक की धूल, जो है नागार्जुन की रचना नहीं है। तुमने कहा था, देखना यहाँ तो आप कंफ्यूज हो गए। तुमने कहा था नागार्जुन की है, लेकिन उसने कहा था ये चंद्रधर्मा गुलेरी की है। ये उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, और तुमने कहा था नागार्जुन। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे, ठीक है।
और ये सतरंगे पंखों वाली, जैसे सतरंगे पंखों वाली को नाग खा गया, ऐसे ट्रिक होती है। वैसे इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आने इसलिए मैं बता रही हूँ। तुमने कहा था नागार्जुन की है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है या गुलेरी जी की है, ठीक है। और गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है भाई, गिरजा कुमार माथुर की रचना। नाश और निर्माण, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। तो 80 का जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, तो ये किसकी है? नागार्जुन की है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा गिरजा कुमार माथुर की नहीं है, ये नागार्जुन की है। नाश और निर्माण गिरजा कुमार माथुर की है। शिला पंख चमकीले और ये भी गिरजा कुमार माथुर की। भीतरी नदी की यात्रा ये भी गिरजा कुमार माथुर की है। आप ऐसे कैसे याद करोगे? देखना, शिला पंख चमकीले, जो पंख जो इसके शिला पंख चमकीले थे वो गिर चुके हैं, यानी पक्षी है अपने पंख गिराते रहते हैं और नए आते रहते हैं, तो इसलिए इसकी ट्रिक आप याद कर लेना कि जो पंख चमकीले थे वो गिर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की है? गिरजा कुमार माथुर, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत। तो दुविधा हत साहस, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, पंक्तियां किसकी है? तो ये आपकी रचना रहेगी आपकी, ये गिरजा कुमार माथुर की। किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है, ये पंक्तियां पूछी गई हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की की जैसे दिखाई मत देना, तो ये है ऋतुराज की है। किसकी? ऋतु। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा KVS में NCERT ज़्यादा पूछा गया था, NCERT और प्लस में व्याकरण और जनसंचार के क्वेश्चन थे। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जो हरियाणा की मैं बात कर लेती हूँ, वहाँ हिंदी साहित्य प्लस में व्याकरण और प्लस में NCERT, यानी हरियाणा आपका कहीं से, हरियाणा ऐसा जो राज्य है जो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको आपकी सुविधा के लिए आपको बता देती हूँ कि स्कोर ज़्यादा कहाँ बनेगा, साहित्य से ज़्यादा स्कोर बनेगा। साहित्य आप ज़्यादा से ज़्यादा करना। आपको 15-20 क्वेश्चन व्याकरण के जरूर मिलेंगे, 15-20 क्वेश्चन आपको NCERT के मिलेंगे, बाकी आपके साहित्य के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उनको जरूर करना। और मैं आपको ये मेरे प्रश्न, ये आपको लग रहा है मैम ये आए हुए हैं, लेकिन ये जो है ये पेपर आपको बहुत मदद करेगा। वैसे तो ये पेपर हो चुका, आप सोचोगे नहीं, लेकिन पेपर का पैटर्न कैसे बनता है और कहाँ से NCERT के प्रश्न बन सकते हैं, तो मेरा करवाने का मतलब यही बेटा, यहाँ से आपको अवश्य प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैंने प्रीवियस ईयर काफ़ी जो करवा रखे हैं, हरियाणा स्क्रीनिंग का PGT का करवाया है। और ये आप बिल्कुल ना सोचिए ये तो TGT का है तो TGT वाले बच्चे देखेंगे, ये PGT का है तो PGT वाले बच्चे देखेंगे। देखो बेटा, हिंदी होती है, चाहे वो TGT की हो या PGT की, तो आप TGT PGT देखकर मत देखा करो। आप TGT PGT कोई भी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाए, सारी वीडियो आप देखा करो। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने लिए बोल रही, कहीं भी अगर कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में ना आए कि ये तो जो PGT में हुआ है ये TGT में नहीं आएगा, या फिर ये TGT में हुआ है ये PGT में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो आप सभी जो है आपको टॉपिक पढ़ने जरूरी है। मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। पुल का पानी, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। तो कौन सी जो है मंगलेश डबराल की रचना नहीं है पूछा गया है, तो पुल का पानी नहीं है, ये पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये जो है मंगलेश डबराल की तीनों रचनाएं हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जो KVS ने नहीं है ज़्यादा पूछेगी, ये प्रश्न नहीं है, असत्य है, ये प्रश्न होते हैं बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको असमंजस की स्थिति में डालने के लिए ऐसे पेपर पैटर्न को थोड़ा प्रश्न को घुमा देते हैं। इसी तरह से हरियाणा में भी देख लेना, इसी तरह से प्रश्न बनेंगे, है नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें, छोटी छोटी गलती, और आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको अंडरलाइन ही करना है।
ठीक है, कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। उसके बाद आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। पहले आपको प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझना है, पढ़ना है, और फिर उसके नीचे अंडरलाइन करके फिर आपको ऑप्शन देखने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पेपर का पैटर्न, आपको कैसे पेपर पर कमांड अपनी बनानी है। आ का आईना भूखंड तप रहा है, इतनी पत्थर रोशनी पत्थर की बेंच। तो ये बेटा रहेगा चंद्र आग का आईना जो है चंद्रकांत देवता, लेकिन नहीं है। भूखंड तप रहा है, इतनी पत्थर रोशनी पत्थर की बेंच, ये सब चंद्रकांत देवताले की रचना है, आग का आईना नहीं है। निम्नलिखित से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। हड्डियों में छिपा जबर, युग की गंगा फूल नई रंग बोलते हैं, मार प्यार की थापें। तो बच्चों युग की हड्डियों में छिपा जबर जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। बाकी तीनों युग की गंगा फूल नई रंग बोलते, मार प्यार की थापें आपने देख लिया होगा कि नहीं है, और ऊपर वाला नहीं मिलेगा। बाकी तीन जो है ये है में आ रही है। अब तक का ऐसा जो हमने प्रश्न किए अब तक ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसे लॉजिक से भी, जिसको नहीं आ रहा है तो वो लॉजिक से भी कर सकता है, लेकिन जिसको आता है वो ध्यान से पढ़ें। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांद की सी उजली जाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसे रवि की किरणें चांद की सी उजली जाली। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है, तो ये आपको बताना है किसकी है। तो ये बेटा रहेंगे सुमित्रा नंदन पंत की। देखिए पंत जी ने ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए कुछ कवि ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के लिए प्रसिद्ध हुए, राष्ट्रभक्ति की कविता लिखी है। कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रकृति पर ज़्यादा लिखा है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि भी कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? प्रकृति के चितेरे कवि, यानी प्रकृति से इन्होंने बहुत प्यार था तो इन्होंने प्रकृति पर बहुत सी रचनाएं की हैं। तो वैसे लॉजिक से भी आप इसको ठीक करते। तो प्रकृति के चितेरे कवि किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को। यतीन्द्र की रचना नहीं है, तो फिर वही नहीं वाला पैटर्न पूछा गया। यतीन्द्र की रचना नहीं है, तो इसका आंसर होगा जो भूल न सका। ये जो है यतीन्द्र की रचना नहीं। यदा कदा ढोडी पर आलाप और गिरजा जो है यतीन्द्र मिश्र की रचना है, और जो भूल न सका यतीन्द्र की रचना नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, फिर वही पूछा गया है, नहीं है। तो विचार और वितर्क जो है महावीर प्रसाद की नहीं है, तो ये किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद की रचना है। शशक रंजन साहित्य शिखर साहित्य संदर्भ, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक जो बहुत बार पूछा गया है, इनकी जो है पत्रिका कौन सी रही है? तो इनकी पत्रिका रही है सरस्वती। और ये इस सरस्वती के संपादक कब बने थे? 903 से लेकर 920 तक। कब तक? 903 से लेकर 920 तक ये इनके सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का असंगत युग्म है। देखना, सूरज कब निकलेगा? राम वृक्ष बेनी। आएंगे अच्छे दिन भी श्याम प्रकाश। पिंजरे की उड़ान यशपाल। काठ की घंटियां सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। तो इसमें जो सूरज कब निकलेगा ये है, ये असंगत है, मतलब इनका मिलान नहीं है। आएंगे अच्छे दिन भी श्याम प्रकाश के बिल्कुल ठीक है भाई। हम स्वयं का प्रकाश अपने अंदर जलाएंगे, यानी स्वयं हम जागरूक होंगे तभी तो अच्छे दिन आएंगे। ऐसे ट्रिक याद कर लेना। पिंजरे की उड़ान यशपाल, भाई जो मान लीजिए कोई इंसान है एक तरह से पिंजरे में, यानी गुलाम है किसी का, और वो तरक्की नहीं कर पा रहा है, और जब वो तरक्की कर लेता है संघर्ष करके, तो समझ लो उन्हें पिंजरे की उड़ान को हासिल कर लिया। अब उसका क्या होगा? यश होगा। क्या होगा? चारों तरफ यश होगा। काठ की घंटियाँ, काठ की घंटियाँ कितनी है? तो आप कहोगे हमें तो मैम नहीं पता, सर्वे करना पड़ेगा। तो काठ की घंटियाँ कौन रहेगी? सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। ऐसे लॉजिक से अपनी निजी जिंदगी से भी जोड़कर पढ़ा करो, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कविता और कवि की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत युग्म है। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फसल नागार्जुन। छाया मत छूना मन मंगलेश ढबराल। और कन्यादान ऋतुराज।
तो इसमें जो रहने वाला छाया मत छूना मन, ये मंगलेश डबराल की नहीं है, ये किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। और फसल जो है नागार्जुन की है। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कन्यादान ऋतुराज की है। जो कन्यादान के अभी मैंने ऋतुराज के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कन्याओं को बहुत, जो लड़कियों को बहुत वरीयता दी है। असंगत युगम है, ये नेताजी का चश्मा यतेंद्र मिश्र। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी। लखनवी अंदाज यशपाल। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। तो बच्चों इसमें से आपका रहेगा नेताजी का चश्मा यतेंद्र मिश्र की रचना नहीं है, बाकी सारी ये बिलान बिल्कुल ठीक है। बाल गोविंद किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। लखनवी अंदाज किसकी है? यशपाल की। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसकी है? सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की। मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। देखना भाई मन्नू भंडारी की कौन सी? बतूता का जूता, एक प्लेट सैलाब, एक कहानी ये भी, त्रिशंकु। तो इसमें जो है बतूता का जूता मन्नू भंडारी की नहीं है, बाकी एक प्लेट सैलाब और कहानी ये भी, त्रिशंकु, ये सारी मन्नू भंडारी की रचना है। सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का कविता संग्रह नहीं है। सीढ़ियों पर धूप में, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां। तो इसका उत्तर रहेगा बेटा सीढ़ियों में धूप में। तो ये सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का कविता संग्रह नहीं है। तो ये किसका है? रघुवीर सहाय का। किसका है? रघुवीर सहाय का। सीढ़ियों पर धूप में, कुआनो, ये नदी, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, ये सभी कविता संग्रह सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की हैं। यशपाल का काव्य संग्रह नहीं है। ज्ञानदान, लड़ाई, तरक का तूफान, वाह हुलिया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जो है लड़ाई जो है यशपाल का कहानी संग्रह नहीं है। ज्ञानदान, तरक का तूफान, वाह हुलिया, ये सब यशपाल की रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित संग्रह नहीं है। लिखित रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र भी। अभी क्या पूछा गया? रेखा चित्र पूछा गया। तो माटी की मूर्तें जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र है। माटी की मूर्तें आपने देखा होगा कि माटी की जो मूर्तें होती हैं हमारे घरों में होती है। जैसे हम मंदिर बना लेते हैं और मंदिर में मूर्ति रखते हैं, लेकिन जब वो मूर्ति टूट जाती है यानी बिखर जाती है तो हम वृक्षों के नीचे रखाते हैं, क्योंकि जब तक बोलते हैं ना कि भगवान का भी जब मूल्य है जब वो अंदर से जुड़ा हुआ, टूटने पर तो क्या है भगवान को भी लोग फेंक देते हैं। यानी वो भी वृक्षों के, अपने मंदिर में देखा होगा टूटी फूटी मूर्तियाँ जो है उसमें वृक्षों के नीचे रखाते हैं लोग, क्योंकि वो अब घर के लायक नहीं रही। तो इसलिए अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है। तो बेटा अब टूटने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर अपने आत्मा को, अपने दिल को अंदर से जगा कर दिन रात तैयारी करके, कोई बात नहीं हरियाणा में नहीं होगा तो DEET+B की वैकेंसी आ रही है, वहाँ आपका सिलेक्शन होगा। KV का भी रिजल्ट आने वाला है, वहाँ होगा वैकेंसी। तो ऐसे फिर राजस्थान के कहीं भी हो आप अपने फॉर्म अप्लाई करते रहो और अपनी तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर आप तैयारी नियमित रूप से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से अपनी नियमित रूप से तैयारी करो, कहीं ना कहीं आपको नौकरी जरूर मिलेगी अगर आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हो तो। निम्नलिखित में स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, बीच में विनय। तो ये स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। तो बीच में विनय जो है स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है। सूरज कब निकलेगा ये स्वयं प्रकाश की है। और आदमी जात का आदमी, ये स्वयं प्रकाश की। आएंगे अच्छे दिन भी, देखो मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले ये प्रश्न पूछा था कि आएंगे अच्छे दिन भी, आएंगे अच्छे दिन थी नहीं, ये भी आएगा, ये गलती से लिखा गया है। तो आएंगे अच्छे दिन भी तो स्वयं प्रकाश, यानी हम स्वयं के अंदर प्रकाश जगाएंगे तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। वैसे मोदी जी बोलते हैं कि आएंगे अच्छे दिन, उनका नारा है आदमी जात का आदमी। तो इस स्वयं प्रकाश आदमी जात का आदमी बनना है, यानी आपको अच्छे कर्म करने हैं तो स्वयं को प्रकाश के स्वयं का प्रकाश जगाना होगा। सूरज कब निकलेगा, जब सूरज निकलेगा जब भी जो प्रकाश फैलेगा। तो ये ट्रिक होती है। ट्रिक तो क्या, ये हम निजी जिंदगी से इन शब्दों के अर्थ निकाल कर हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम के नंबर लाने, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, क्या लेना देना है, हमें तो बस प्रश्न याद रहने चाहिए। कौन सा कथन महादेव वर्मा के बारे में सही नहीं है? महादेव वर्मा साहित्य साधना के पीछे आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। वो आज़ादी की जो है वो प्रेरणा है।
और इनके साहित्य साधना के पीछे भारतीय समाज में जीवन, स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध होता है। बिल्कुल इन्हें स्त्रियों के बारे में बहुत लिखा है। हिंदी गद्य में इनके द्वारा लिखी संस्मरण रेखा चित्र कथ्य की दृष्टि से कमजोर है। ये बात गलत है भाई, उनका जो है गद्य साहित्य संस्करण संस्मरण हो या रेखा चित्र हो, कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि बड़ी भावुक कवित्री रही हैं। तो इसमें ऐसा नहीं, उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। निम्न से कौन सी रचना महादेव वर्मा द्वारा रचित नहीं है? अतीत के चलते समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, निशांत के सहयात्री। तो इसका उत्तर हो जाए बेटा निशांत के सहयात्री महादेव वर्मा की नहीं है। बाकी अतीत की चलचित्र भी महादेव वर्मा की है, समृद्धि की रेखाएं भी, पथ के साथी। देखना कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि पथ के साथी महादेव वर्मा कहाँ से, मतलब किस प्रकार से लिखी हुई रचना है। तो इसमें पथ के साथी पशुओं पर, पक्षियों पर ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन जो पथ के साथी हैं इनके जो दोस्त रहे हैं वो उनके बारे में, अपने जो दोस्तों के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक इनकी रचना पूछी गई है मेरा परिवार। तो मेरा परिवार इन्होंने पशु पक्षियों के बारे में लिखा है, मेरा परिवार पशु पक्षियों में। और पथ के साथ ही इन्होंने अपने दोस्तों के बारे में लिखा है उसमें। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में वही पूछा गया है जो चलने से जूता घिसता है, फिटता है, चक्कर लगाने से जूता घिसता नहीं, फट जाता है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, फोटो खींचना था तो ठीक जूते पहनते। तो इसमें जो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, आप भी सोचकर बताइए। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये सही नहीं है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। चक्कर लगाने से जूता घिसता नहीं, फटता भी है। तुम जूते बड़े ठाठ से पहने हो, फोटो खींचना था ठीक भाई सही बात है। देखिए हम आम लोग क्या करते हैं, जब फोटो खिंचवाते हैं ना तो हम अच्छी से अच्छी ड्रेस पहनते हैं, कहीं हमारी फोटो में गंदी ना जाए। लेकिन प्रेमचंद ने जो है ये जूता पहनकर अप्रत्यक्ष रूप से जो समाज में फैली बुराइयों को यानी दिखावाबाजी को कम करने के लिए फटे जूते पहने। यानी एक अर्थ उनका ये लिया जाए कि समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं उनको जो है ठोकर मारते मारते प्रेमचंद के जूते भी फट गए। यानी समाज की कुरीतियों को उन्होंने बहुत निंदा की है अपनी रचनाओं में, उपन्यासों में और अपने इनमें निबंधों में, कहानियों में, नाटकों में। इन्होंने 300 से प्लस कहानियाँ लिखी है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेखन के बारे में सही नहीं है? उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड उन्होंने व्यंग्य लिखे हैं। उनके व्यंग्य साहित्य के मानकों पर खरे नहीं उतरते। संरचना के अनूठेपन के कारण परसाई की भाषा मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ आप ऑप्शन लिखोगे तो उनके 3 हैं। उनके व्यंग्य साहित्य के मान पर खरे नहीं उतरे, ये जो गलत है, बाकी सारे ठीक है। हरिशंकर परसाई निम्नलिखित किस पत्रिका के संपादक थे? तो हरिशंकर परसाई निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो 101 का आपका आंसर रहेगा बेटा हरिशंकर परसाई जो है वसुधा पत्रिका के संपादक थे। किसके थे? वसुधा पत्रिका के हरिशंकर परसाई। और सांवले सपनों की याद संस्मरण के आधार पर बताइए कि लेखक जाबिर हुसैन के निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। सांवले सपनों की याद क्या है? संस्मरण है। पहली बात तो ये प्रश्न बनता है कि सांवले सपनों की याद क्या है? संस्मरण है। फिर उनके बारे में कौन सा कथन सही? वह लंबे राजनीतिक सामाजिक अनुभव था, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने आम आदमी के संग्रह अपने साहित्य में प्रकट की, ये भी ठीक बात है भाई। उन्होंने अपने आदमी पर कम और राजनेताओं पर अधिक लिखा है, ये बात गलत है। उन्होंने आम आदमी पर ही ज़्यादा जो है लिखा है। जाबिर हुसैन का डायरी लेखन अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो इसका उत्तर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। जाबिर हुसैन का सांवले सपनों के आज शीर्षक रचना के आधार पर बताइए कि सालिम अली के बारे में कौन सी बात निम्नलिखित में सही नहीं है। प्रस्तुत पाठ पक्षी विज्ञान सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया संस्मरण है।
प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद का वर्णन किया है। इसमें लेखक ने सालिम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें भाषा की रवानी और व्यक्ति की दिल को छू देती है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 3 है। इसमें लेखक ने सालिम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। उपभोक्ता के बाद की संस्कृति के आधार बताइए कि लेखक श्यामाचरण दुबे ने कौन सी बात सही नहीं कही। उपभोक्ता संस्कृति के आधार पर श्यामाचरण दुबे ने कौन सी बात सही नहीं कही, बताइए भैया कौन सी सही नहीं की और एक सही कही, बाकी 3 सही हैं, एक गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, परंपराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो पड़ा है भाई। बौद्धिक क्षमता दास्ता स्वीकार करें, ठीक बात है। पश्चिमी और सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही, गलत आंसर हो जाएगा, यही इसका वैसे उत्तर ठीक है। इनमें से कौन सी पुस्तक श्यामाचरण दुबे की द्वारा लिखित नहीं है। मानव और संस्कृति, मानव का परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा और इतिहास व संस्कृति तथा शिक्षा, तो श्यामाचरण दुबे की लिखी नहीं है, इनमें से देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई, परंपरा का मूल्य जो है श्यामाचरण दुबे की जो लिखी नहीं है, बाकी मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, वो संस्कृति तथा इतिहास, ये जो है श्यामाचरण दुबे की हैं। मेरे बचपन के दिन में किसकी द्वारा रचित है, अभी थोड़े दिन पहले हमें बताया था। मेरे बचपन के दिन किसकी है, तो मेरे बचपन के दिन किसकी है, महादेव वर्मा की। किसकी है, महादेव वर्मा की। लासा की ओर की यात्रा के बारे में लेकिन लंकोर के मार्ग में ऐसा तो किस कारण पिछड़ गए थे भाई, किसके कारण पिछड़ गए थे, लंकोर के मार्ग में। तो वह स्वस्थ नहीं थे, घोड़ा धीमे चल रहा था, वह पैदल चलने में समर्थ नहीं था, उसके साथी पहाड़ पर चलने में कुशल थे, तो उन्होंने जो है वो लेट से इसलिए पहुंचे थे क्योंकि घोड़ा बहुत कुछ धीमे चलने लगा था, बहुत कुछ धीमे चला था, इसलिए वो जो उनसे पीछे हुए थे, उनसे पिछड़ गए थे। लासा की ओर राहुल संस्कृत ने किस मंदिर का उल्लेख किया है, इसमें कितनी हस्तलिखित पोथियां थी। लासा की ओर संस्कृत ने जिस मंदिर का उल्लेख, इसमें कितनी हस्तियां और पोथियां थी, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना है, 3। लासा की ओर संस्कृत जिस मंदिर का उल्लेख है, कितनी हस्तलिखित पोथियां हैं, तो इसमें हस्तलिखित पोथियां हैं 103। राहुल संस्कृत निम्नलिखित में से किस विधा की रचना के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो देखना भाई राहुल संस्कृत किस विधा की रचना के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो उपन्यास, कहानी, कविता, यात्रा, वृत्तांत, तो इसका जो है इसका कविता आएगा भाई। राहुल संस्कृत कविता के लिए फेमस नहीं है। खोल देती तो राहुल संस्कृतन किस विधा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ये कविता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आगे, खोल देती हूँ चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है किन की नाकों में नाथ डाल दी जाए। दो बैलों तथा कथा में उपयुक्त संवाद किसने कहा। तो देखिए ये आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, दो बैलों की कथा वहीं से लिया गया है। जुरी की स्त्री ने बैलों से, एक बच्चिया ने बैलों से, एक लड़की ने बैलों से कहा है। तो ये दो बैलों की कथा में है, प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों पछाई जाति के थे, दोनों बहुत दिनों के साथ रह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। दोनों में भाईचारा हो गया था, ये विचार विनिमय नहीं कर पाते थे, ये बात गलत है भाई। वो मुख्य भाषा में विचार विनिमय आपस में करते थे। तो ये इससे आपको क्या पता चलेगा, टीजीटी वाले पीजीटी वाले, टीजीटी के जो बच्चे एनसीईआरटी की जो किताबें पढ़े हैं तो उनको ये पैटर्न का पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, एनसीईआरटी से ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप इनका अध्ययन करें। दो बैलों की कथा कहानी में गया नामक पात्र है।
तो हो सकता है कि इन्हीं में से प्रश्न आ जाएं। तो आप ये नहीं कि पेपर हो चुका है, कि आप देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें। कांजी होश का मालिक, जूरी का बहनोई, जूरी की पत्नी का भाई, जूरी का मित्र। तो 112 का रहेगा। अब जूरी की पत्नी का भाई, दो बैलों की गया, गया का पात्र है। गया जिसका नाम था, जूरी की पत्नी के भाई का नाम था गया। दो बैलों की कथा में हीरा और मोती कामचोर किसने कहा? हीरा और मोती को कामचोर किसने कहा है? तो जूरी की पत्नी ने कहा था, जब वो बैल छुटा कर आ गए थे अपने घर दोबारा। लेकिन में से असंगत, फिर वही गलत बात, गलत क्वेश्चन देखना आपको। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है देखना है। लासा की ओर राहुल सांस्कृत्यान, सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन, एक कुत्ता और एक मैना हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे बचपन के दिन, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेरे बचपन के दिन चपला का नहीं बल्कि किसका है? महादेव वर्मा की रचना है मेरे बचपन के दिन। और पथ के साथी भी इन्हीं की है, मेरा परिवार भी इन्हीं की है। सेनापति ए जनरल आउटम निम्न में किस पाठ से संबंधित है? नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लासा की ओर सांवले सपनों की याद, उपभोक्तावादी संस्कृति। तो इसका रहेगा आंसर उपभोक्तावादी संस्कृति। किसका? एक मिनट। जनरल ए आउटम में किस पाठ से संबंधित है? भाई ये नहीं है, इसका जो है ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नाना साहिब की देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये नहीं है, इसका माफी चाहती हूँ, इसका प्रश्न आएगा। निम्न से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है पूछा गया है? तो इसमें जो है आपका उत्तर रहेगा खंजर नैन नहीं है। खंजर नैन किसका है? सूरदास के जीवन पर आधारित है, सूरदास की जीवनी है ये, और अमृतलाल नागर ने इसको लिखा है, बाकी ये इसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बारे में सही नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं बिल्कुल सही है। उनकी रचना क्रम एक सहृदय विद्वान का रचना क्रम है, ये भी ठीक है भाई। रचना क्रम में लोक जीवन अनुभव का संसाधन और सामंजस्य है। उनके रचना क्रम में शास्त्र और प्रमाणिक बोध में कम ध्यान दिया गया है, ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। निम्न से कौन सा कथन कबीर के बारे में सही नहीं है? कबीर भाषा की जनभाषा से भिन्न है, तो यही होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं, बाद में पता चले। कबीर की भाषा में सहजता, बिल्कुल है सहजता। कबीर की भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। उन्होंने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की, बिल्कुल ठीक है। तो कबीर की भाषा जनभाषा से भिन्न, ये गलत है, क्योंकि उनकी भाषा तो लोक भाषा थी जगह जगह पर। जैसे हमारे हरियाणा में हरियाणवी है, राजस्थान में राजस्थानी, और बिहार में भोजपुरी ऐसे प्रसिद्ध है। तो वो जहाँ भी जाते थे, आप सभी जानते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल उन्हें सदुकड़ी भाषा से कहते थे, पुकारते थे। और हजारी प्रसाद ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। श्याम सुंदर दास ने उनकी भाषा को पंचपेल खिचड़ी कहा है। तो ये एक बात गलत है, ये इनके बारे में प्रचलित है। ललित के बारे में सही नहीं है। कवित्री ललित डोगरी भाषा की प्रसिद्ध संत थी। ललित कश्मीरी भाषा लोकप्रिय संत कवित्री थी। तो इसका ऑप्शन रहेगा। ललित जीवन बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, तो यही इसको आप पढ़ लेना है। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो रसखान की भाषा में जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। रसखान की भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। रसखान की अब्ज भाषा का अत्यंत मनोरम प्रयोग मिलता है। रसखान की कविता राधा कृष्ण प्रेम मनोरम वर्णन है, जितना कि उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका, ये गलत है, बाकी सारे सही नहीं। रसखान की कविता में राधा कृष्ण प्रेम लीलाओं का उतना मनोरम वर्णन नहीं है भाई। राधा कृष्ण की जो है इन्होंने वर्णन किया है उनकी प्रेम लीलाओं का, क्योंकि रसखान जो है सूरदास और रसखान दोनों ही बाल उस पर लिखते थे, यानी राधा कृष्ण पर रचनाएं लिखते थे। तो यहाँ बच्चों आपका एक पेपर कंप्लीट होता है, और इससे आपको कितनी हेल्प मिलेगी ये तो आपको एग्जाम में देखने को पता चल जाएगा। मैंने आपका जो है समय जितना लिया है आपके सदुपयोग के लिए लिया है। आपकी ये रचनाएं बहुत अब एग्जाम में काम आएंगी, इनको आप ध्यान से पढ़ लेना। और ऐसे नहीं तो काम करते करते जैसे आप घरेलू काम कर रहे हैं तो उससे भी आप सुन सकते हैं।
और इसके साथ आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और ये बच्चों को बड़ा कमेंट है। मैं एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। देखिए इस सिलेबस को ध्यान से पढ़ो और 1 मिनट मेरी बात सुनना, बाद में जाना कि जैसे लास्ट में जो टीजीटी के बच्चों का पद्य और गद्य दिया है वहाँ शायद एनसीईआरटी दिया होगा, लेकिन आपको मेन फोकस हिंदी साहित्य पर करना है, जिसकी सीरीज हमने शुरुआत कर रखी है। अभी मैं जो आपके लिए भक्ति काल के जो 70-80 क्वेश्चन लेकर कम से कम 340 क्वेश्चन में हर पार्ट से करवाऊंगी आदिकाल भक्ति, लेकिन कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इस बार जितना करवाऊंगी आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अवश्य लाइक करते हुए जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।